आप सभी को नमस्कार। आज हम बाल विकास में जो इकाई फर्स्ट चल रही है उसमें भाग 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला फिर से लेकर आए हैं। तो इनको कृपया अच्छे से देखिए। ये आपकी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक और सिलेक्शन कराने में कारगर साबित होंगे। तो विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। कहाँ से प्रारंभ होता है विकास? गर्भावस्था से। दिवस स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है किशोर अवस्था। मतलब क्या होता है कि किशोर जो बालक रहते हैं वो आपका जब किशोर अवस्था के अंतर्गत क्या दिवस स्वप्न देखते हैं ज़्यादातर। मतलब दिवस स्वप्न मतलब मन गढ़ंत कुछ भी ऐसा ख्याली पुलाव बना लेते हैं। मतलब मन में जो आया कि अब ये कर लेंगे या इस तरह से। तो एक भाषा के कूटकरण की अवस्था होती है। मतलब कूटनीति से काम करते हैं। मतलब अलग अलग कूट रचित कुछ भी व्यू रचनाएं रच लेते हैं। मतलब मन गढ़ंत कुछ भी। तो ये दिवस स्वप्न और भाषा के कूटकरण की अवस्था कौन सी है? किशोर अवस्था। अच्छे से ध्यान रखना। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर से होता है। यह सिद्धांत है वर्तुलाकार। कौन सा सिद्धांत है? वर्तुलाकार सिद्धांत। मतलब वर्तुलाकार सिद्धांत मतलब विकास व्यक्ति का या बालक का ये सदैव एक तरफ नहीं होता। वर्तुलाकार मतलब सब तरह का होता है। शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी विकास होता जाता है उसका। तो इस तरह से क्या होता है विकास उसका निरंतर वर्तुलाकार आकार में चलता रहता है। जन्म के समय नवजात शिशु होता है वातावरण में प्रवेश करने के कारण, परिवर्तन के कारण। तो अभी जब बच्चा माँ के गर्भ में था तब वहाँ का वातावरण कुछ अलग था, लेकिन जैसे वो जन्म ले लेता है उसके बाद वो बाहर के वातावरण में क्या हो जाता है एकदम तुरंत ही मतलब अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता वो वातावरण। तो क्या हो जाता है उस कारण से वो थोड़ा सा मतलब रोता है, मतलब चिल्लाता रोता है इस तरह से। तो बच्चे की कोई सा बच्चा जो जन्म लेगा वो 100% बाहर के वातावरण से तालमेल थोड़ा सा बैठाने में टाइम लगता है। इसलिए क्या होता है कि बच्चा रोता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक है वंशानुक्रम। आप ये ध्यान रखिए वंशानुक्रम का बालक के जो विकास है या जो मतलब उसका जो विकास होना है उसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। वंशानुक्रम का योगदान आप यूँ मान के चलिए कि 10% रहता है, ठीक है। और वातावरण का प्रभाव रहता है 90%। जब बालक बाहर वातावरण में जब बच्चों के साथ खेलेगा कूदेगा तो वो एक अलग चीज़ रहती। तो अगर वंशानुक्रम भले कितने अच्छे परिवार में अगर बच्चे ने जन्म लिया, वंशानुक्रम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसको वातावरण गलत मिल गया तो बच्चा गलत दिशा में चला जाएगा और उसका मतलब ये मान के चलिए आप पतन होने लग जाएगा। और जैसे कोई बच्चा है वंशानुक्रम में थोड़ा सा मिस्टेक है, यूँ मान के चलिए कि जैसे जो जो मतलब 70 के वातावरण रहते हैं। तो कोई बालक जैसे उसका जन्म ऐसी जगह ऐसे परिवार में या ऐसी जगह पर हुआ जहाँ पर मतलब लोग अशिक्षित हैं, या फिर मतलब यूँ मान के चलिए कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े इस तरह की मतलब समस्याएं हैं। तो वंशानुक्रम तो उसका जो है वो है ही सही, लेकिन जैसे वातावरण वहाँ का अगर ऐसा है तो फिर क्या हो जाएगा बच्चा गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। और उसी बच्चे को जो उस वातावरण में वहाँ पर जहाँ पर उसका घर है वहाँ पर जन्म लिया और उस बच्चे को अच्छे लोगों में रख दें तो वो बच्चा बहुत अच्छा बन जाएगा। तो वातावरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का प्रभाव रहता है लेकिन कम रहता है, लेकिन उससे कहीं अधिक कहीं गुना वातावरण का प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। वंशानुक्रम तो क्या होता है जेनेटिक्स रूप से माता पिता से मिलते हैं। जो उसके पितृ पितृत्व गुण है वो और जो मातृत्व गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत जो लक्षण है वो प्रदर्शित होते रहते हैं। तो धीरे 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 उनमें सुधार होता चला जाता है। लेकिन वातावरण का प्रभाव ऐसा रहता है कि कोई कितने अच्छे माहौल में जन्म लिया हो या बहुत अच्छा परिवार हो, लेकिन अगर उसको वातावरण बाहर का अलग गलत टाइप का मिल रहा है या जो दोस्त है वो गलत संगति के हैं तो फिर वो वातावरण के उसमें आके और वो भी गलत कार्यशैली करने लग जाएगा। तो बालक को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक है वंशानुक्रम और द्वितीय कारक होता है वातावरण। बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। कैसे है गुणनफल? कि जैसे वंशानुगत तो मतलब उसके जेनेटिक्स जो माता पिता से मिले वो गुणाए गए डीएनए के माध्यम से। अब वातावरण में प्रवेश करेगा बालक तो उसका जो विकास है बालक का जो विकास है वो वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल इसलिए है कि वंशानुक्रम तो मिलेगा उसके शरीर में यही से विद्यमान, वातावरण उसको बाहर से मिलेगा। तो वातावरण से ही उसका निर्माण होगा। वो वंशानुक्रम किस डायरेक्शन में जाएगा वो वातावरण के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का गुणनफल होता है।
ठीक है। बालक का विकास जीवन का सबसे कठिन काल है किशोर अवस्था। कौन सा काल है? किशोर अवस्था सबसे कठिन काल इसलिए कहा गया है क्योंकि स्टैनली हॉल ने कहा है किशोर अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। मतलब तनाव और तूफान इसलिए है कि वहां पर वो बच्चा जो किशोर अवस्था में होता है वो तुरंत ही तो गुस्सा करने लग जाता है, तुरंत ही कोई जिद करने लग जाता है, तुरंत ही कुछ गलत निर्णय ले लेता है और उसके मन में उतावलापन रहता है, उद्दीप्त अवस्था में रहता है, तनाव ले लेता है किसी बात पे और मतलब अंदर से उसके मतलब ये मान लीजिए तनाव और तूफान के समुद्र उछाल लेते रहते हैं। तो बालक क्या होता है किशोर अवस्था में तनाव और तूफान की अवस्था सबसे कठिन काल वही कहा गया है किशोर अवस्था को। बालक में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। बालक जब छोटा होता है और करीबन ये मान के चलिएगा जब तक वो 7-8 वर्ष तक रहता है आयु में रहता है तब तक उसके 20 अस्थायी दांत होते हैं जो टूट जाते हैं। वो उसके बाद जब पुनः नवनिर्मित दांत निर्मित होते हैं, नए दांतों का विकास प्रारंभ हो जाता है 8 वर्ष से 9 वर्ष की आयु में लगभग धीरे 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 चालू हो जाते हैं। 1 साल में पूरे लगभग 1.5 साल में ऐसे लगभग दोबारा दांत उसके प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद धीरे 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 कुछ अक्ल दाढ़ वगैरह ये सबसे मतलब जैसे 25 वर्ष की आयु में किसी के 26, 27, 28 वर्ष की आयु में आती है, किसी के में 24 वर्ष की में आती है। तो इस तरह से वो स्थायी दांत होते हैं। लेकिन जब बालक 1 से लेकर 8 वर्ष तक की अवस्था तक रहता है तब तक ये अस्थायी दांत होते हैं 20 इनकी संख्या और ये टूट जाते हैं और दोबारा नए दांत का निर्माण होता है। पुरुषों में सामान्य यौन गुणसूत्र होता है XY। अब XY गुणसूत्र ही के ऊपर निर्भर करता है कि जो शिशु जन्म लेगा वो बालक होगा या बालिका होगी। तो XY गुणसूत्र पिता के XY गुणसूत्र माँ के होते हैं XX। पिता का X गुणसूत्र माँ के X गुणसूत्र से जब मिलता है तो बालिका का जन्म होता है और जब पिता का Y गुणसूत्र माँ के X गुणसूत्र से मिलता है तब होता है बालक का जन्म। तो जो बालक और बालिका का लिंग का निर्धारण करने वाला गुणसूत्र होता है वो होता है पुरुष का XY गुणसूत्र। ठीक है। आनुवांशिकता से तात्पर्य किससे होता है? गुणसूत्र एवं जीन से। आनुवांशिकता की सबसे मूलभूत कार्यात्मक इकाई होती है जीन्स और उसमें होते हैं फिर मतलब गुणसूत्र के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। फिर जीन्स के बाद गुणसूत्र और गुणसूत्र से बनता है DNA। तो आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं? गुणसूत्र। कौन होते हैं? गुणसूत्र। आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं? गुणसूत्र। और इससे ऊपर वाला प्रश्न था आनुवांशिकता से तात्पर्य किससे होता है, तब आपको लगाना गुणसूत्र एवं जीन्स। ठीक है। और जब आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक बात आती तब होते हैं गुणसूत्र। आनुवांशिकता का पता किससे लगाया जा सकता है? DNA टेस्ट से। किससे लगाया जा सकता है? DNA टेस्ट से। बालक के विकास में महत्व है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। मैंने आपको बता दिया वंशानुक्रम का योगदान तो अंदर शारीरिक रूप से उसको मिल ही गया है, लेकिन जब बाहरी दुनिया में प्रवेश करेगा तो वातावरण का विशेष अहम योगदान है बालक के विकास में। अगर गलत वातावरण मिलेगा तो बच्चा गलत बनेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा तो अच्छा बनेगा। और वाटसन नामक वैज्ञानिक ने तो ये भी कहा है कि मुझे आप एक बालक दे दीजिए, आप अगर उसको क्या बनवाना चाहते हैं वो बनाऊंगा। अगर आपको डॉक्टर बनाना तो डॉक्टरों की पढ़ाई करवाएंगे, डॉक्टरों वाला माहौल में रखा जाएगा, उसको डॉक्टर बना देंगे। इंजीनियर अगर बनाना है तो इंजीनियर की पढ़ाई करवाएंगे और इंजीनियरों के साथ रखा जाएगा तो इंजीनियर बन जाएगा। मैकेनिक्स अगर बनाना तो मैकेनिक्स की पढ़ाई करवाना, मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग रहती है उसके और मैकेनिक्सों के साथ रखेंगे, मैकेनिक्स बन जाएगा। और अगर उसे किसान बनाना तो किसानों शुरुआत से उसको खेती के कार्य दिखाइए तो बालक किसान बनेगा। और अगर उसको चोर बनाना है तो चोरों के साथ रखिए, बचपन से चोर बन जाएगा। और इसी तरह मतलब मुझे आप जो कहोगे, शिक्षक बनाना है तो शिक्षकों के माहौल में रखिए, शिक्षक बन जाएगा। जिसमें भी आपको मतलब बालक को जो बनाना है वो वाटसन ने कहा कि मुझे आप एक बालक दे दीजिए और आप जो कहेंगे मैं आपको वो बना के बता सकता हूँ। तो वो सबसे महत्वपूर्ण आपको पता ही वातावरण का योगदान रहता है। वातावरण अगर अच्छा मिलेगा बच्चा अच्छा होगा। सृजनशील बालकों का लक्षण है जिज्ञासा। जिज्ञासा जिसके अंदर है, चाहे भले वो जैसे माना कि बालक पढ़ता है तब तक अपन मानते हैं कि स्टूडेंट है, लेकिन अपन को जीवन भर एक विद्यार्थी रहना चाहिए। आज जैसे मैं शिक्षक हूँ तो मैं भी एक शिक्षक तो उन बच्चों के लिए हूँ जिनको मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं खुद भी एक विद्यार्थी हूँ, तभी तो मैं जीवन में आगे नई नई चीज़ें सीख पाऊंगा ना। अगर मेरे अंदर से विद्यार्थी का जो गुण है और वो खत्म हो जाता है तो फिर अपना क्या हो जाएगा, ज्ञान अवरुद्ध हो जाएगा। और ज्ञान अवरुद्ध हो जाएगा तो अपन क्या हो जाएंगे, सीखना बंद हो जाएगा।
तो अपने अंदर विद्यार्थी का जो लक्षण है वो जीवन भर बना रहना चाहिए, चाहे भले हम कितने वर्ष तक जिएं, और उसके बाद मतलब जब तक हमको जीना है, जब तक हम मतलब ज्ञान अर्जित करते रहें और नया हम प्रतिदिन सीख रहे हैं। तो क्या होता है कि सृजनशील बालकों का लक्षण होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा अपने अंदर होना चाहिए, ताकि किसी भी बात को अपन, जैसे किसी को अपने को कोई चीज़ नहीं आती तो पूछना चाहिए, जिज्ञासा अपने अंदर रहना चाहिए, ललक सीखने की, यार ये कैसे होगा, ये काम किस तरह से करना है, या ये प्रश्न किस प्रकार से करेंगे, या कोई ऐसा आइडिया दे सकते हैं जो कहीं, जैसे कई लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं टीम भावना में, और अपने को अपना आइडिया ऐसा हो कि हो सकता है कारगर साबित हो जाए। तो मतलब क्या होता है, अपने अंदर जिज्ञासा का भाव होना चाहिए। तो सृजनशील बालकों का गुण होता है, ये लक्षण होता है जिज्ञासा। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा। आपको जब भी क्रोध आएगा, उस संवेग के कारण जो मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होगी वो होगी युद्ध प्रवृत्ति। युयुत्सा नामक जो मूल प्रवृत्ति है उसका विकास होगा। मतलब क्या होगा, जैसे आपको क्रोध आएगा तो आपको मन करेगा, वो प्रवृत्ति कन्वर्ट हो जाएगी कि यार युद्ध करें। तो ये क्रोध नामक संवेग के कारण उत्पन्न मूल प्रवृत्ति युयुत्सा। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है बहुत कम। अब आप जानते ही हो, बच्चा जन्म लेगा तो स्मरण शक्ति कितनी सी हो, सीमित ही होगी, संकुचित होगी, क्योंकि उस टाइम उसको कोई भी चीज़ याद थोड़ी रहेगी। धीरे धीरे जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है या 1.5 वर्ष का हो जाता है, जब वो धीरे धीरे कुछ शब्द बोलना सीखता है, जैसे माँ, पिता, या दादा दादी, कुछ पशु पक्षियों की ध्वनि को सुन के वो प्रयास करेगा बोलने का। तो इस तरह की मतलब उसका क्या होता है, धीरे धीरे स्मरण शक्ति बढ़ती चली जाती है। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है किस अवस्था में पाई जाती है, 13 से 19 वर्ष। आत्मगौरव मतलब खुद का आत्म स्वाभिमान। बालक जब किशोर अवस्था में होता है, 12 वर्ष से जब ऊपर आयु में जाता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, आत्मगौरव मतलब खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट करने की एक क्षमता मतलब धीरे धीरे उसको अंदर विकसित होने लग जाती है। मतलब वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता है। कोई अगर उसको कुछ कह रहा है तो तुरंत बुरा मान लेता है, तो उसको लगता है यार मेरे से गलत बोल रहे हैं, तो उसके अंदर का जो स्वाभिमान उसको ठेस पहुंचती है। तो बालक में क्या होता है उस टाइम, मतलब एक तो तीव्र संवेग और तीव्र उद्दीपन और तनाव तूफान का काल होता है। दूसरा क्या होता है, उसमें आत्मगौरव की भावना पनपने, मतलब उसका सम्मान नहीं खोना चाहिए। वो वही चाहता है मेरा समाज में सम्मान बने, मैं भी मतलब अपना जैसे एक मेरा जो पद है या ओहदा है वो रहना चाहिए समाज में। तो मतलब हर व्यक्ति यही चाहता है, मतलब जीवन में आगे धीरे धीरे जैसे बड़ा बड़ा होता जाएगा, अवस्था उसकी बढ़ती जाएगी आयु की, तो आत्मगौरव की भावना सबके अंदर होती है। और बच्चे को अगर कोई नीचा दिखाना चाह रहा है तो मतलब तुरंत फटाक से जवाब दे देगा। तो वो भी जब सामने वाला अगर उसका अपमान कर रहा है तो वो भी सामने वाले का अपमान कर देगा। इसलिए हमको किशोरों की उस अवस्था में उनसे उतनी बात करना चाहिए जितनी की हमको ज़रूरत है, उनसे ज़्यादा वार्तालाप नहीं करना है। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है, 9 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यकाल कब होता है, 9 से 12 वर्ष। और पूर्व बाल्यकाल की अवस्था होती है 6 से 9 वर्ष। ठीक है। लेमार्क ने अध्ययन किया था, काय का किया था, वंशानुक्रम का। किसका किया था लेमार्क ने, वंशानुक्रम के सिद्धांतों का अध्ययन किया था। लेमार्क ने जो सिद्धांत प्रयोग किए थे वो जिराफ पे किए थे, मतलब जिराफ नामक पशु पे उनने प्रयोग कर करके देखे। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है डार्विन से। चार्ल्स डार्विन ने दिया था प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध, चार्ल्स डार्विन साहब ने। तो उन्होंने ये कहा था जो संघर्ष करेगा या जीवित रहने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो आज हर व्यक्ति या हर पशु जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है, ये सीधी सी बात है। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो क्या है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत हमें ये सीख देता है कि हमको निरंतर कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए, और ये डार्विन साहब ने दिया था। इसको प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी बोलते हैं। ये प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इस प्रकार के ये 20 प्रश्न हम आज आपके लिए लेकर उपस्थित हुए थे, और ये प्रश्न मुझे विश्वास है आपको निश्चित ही किसी न किसी एग्जाम में आपको इन 20 प्रश्नों में से 1 या 2 प्रश्न आपको दिख ही जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर और लाभदायक फायदेमंद सिद्ध होंगे, और आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाइए, ताकि उनको भी इनका जो नॉलेज है वो धीरे धीरे उनका भी बढ़ता चला जाए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।